हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंथली अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी का ऑल इंपॉर्टेंट दिन और एक नहीं दो दिन के क्यूज डाइजेस्ट करते हैं। ट्यूसडे को जो यूएस का सेशन था उसके ऊपर कल वेडनेसडे का सेशन, ना सिर्फ यूएस के इनफैक्ट ग्लोब के क्यूज इन दो दिनों के आज हम डाइजेस्ट करेंगे। अप फ्रंट एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर आएगा, 17,900 के ऊपर के टिक्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। हमने ट्यूसडे को क्लोज दिखाया था एसजीएक्स का 17,650 के जोन पर, तो 250 पॉइंट के आसपास के अब टिक्स आने वाले हैं। वो सिर्फ क्योंकि आंकड़े यूएस में जिस तरह से थे जो डाइजेस्ट किए, डाउ की गजब की तेजी थी। हाँ, नैस्डैक की तेजी थोड़ी सी फिजल आउट हो गई है, तो अब देखना होगा इंडियन मार्केट्स में आईटी स्पेसिफिक रिएक्शंस कैसे रहते हैं या फिर ऊपरी स्तरों पर कि हम ठंडे पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं। जो एशिया का परफॉर्मेंस है उसमें मत जाइए क्योंकि हमने कल का ट्रेड सारा मिस आउट कर दिया है, तो सिर्फ एसजीएक्स यूएस देखिए और एसजीएक्स तो तब और अब एक डिटेल्स हैं वो 8 बजे दिखाऊंगा आप लोग को। लेकिन क्यूज बेहतर है थोड़े से इफ्स एंड बट्स कल से आज के बीच में लगते हुए, वो यूएस का जो रिजल्ट सीजन आ रहा है उसके चलते। नीरज जी बगल में बैठे हैं, पहले वो जो पिच नहीं दिखाएंगे डायरेक्टर साहब, वो ग्राउंड पे अपना कैमरा जूम करके ले जाइए। इन्होंने तो रात में देख ली जाके, मुझे आज वो जब आप जूम करते हैं तब पता चलता है। ये जूम से आता है, वो एक कैमरा लगता है मैच में ऊपर ऐसे करके तार में। पिछले मैच में बॉल टकरा गई थी उससे, ड्रोन वो नहीं, वो ड्रोन वाला की उस पर वो लगा रहता है, रस्से पे लगा रहता है, उस पर बॉल टकरा गई थी एक मैच में अभी। उसमें क्या करें, डेड बॉल देंगे क्या करेंगे? नहीं, डेड बॉल क्यों देंगे? वो आया, मैं छक्का जा रहा था इतनी ऊपर, वो बॉल टकरा गिर गई बॉल। अब कई लोग कह रहे थे कैच हो जाता बाउंड्री पे, दोनों तरफ का नुकसान हो गया। तो टकराने के बाद कैच नहीं लिया किसी ने? तो अरे वो तो बाउंड्री पे खड़ा हुआ वेट कर रहा था ना। अरे तो बीच में तो खिलाड़ी होंगे। किस्मत खराब थी, नहीं थे। ये सोच के चलना चाहिए ना वैसे कि टकराएगी तो कहाँ जाएगी। ये बड़ा मुश्किल है, गलत है ये तो। नहीं गलत, इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नहीं आउट दे देना चाहिए। उबालो ऊपर पक्षी से किसी से टकरा जाए तो वो थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। इट्स पार्ट ऑफ दिस। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, इसलिए एक क्रिकेट एक्सपर्ट रोज बैठा, कुछ रोज ऐसा कुछ होगा। जैसे अपना पिछले मैच में आखिरी ओवर में कितना हुआ था, तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या क्या हुआ। ऐसे डकवर्थ लुईस से कल इंग्लैंड हार गया। अभी उस पर भी बात होगी, लेकिन पिच कैसी है? देखो भाई, पिच जो है ना वो मुझे तो नहीं अच्छी लग रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की कल नंबर्स के बाद आउटलुक दिए आईटी कंपनीज ने, वो ये साफ दिखाते हैं कि वो लोग बहुत बुरी तरीके से 20% गिरे। मार्केट खुला तब तो कम गिरे, अभी और धनाई चल रही इनकी, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, रिसेशन और इस तरह की बात है। मतलब अगर आप फैक्ट पे जाएं, केवल हवाबाजी पे नहीं, नैरेटिव्स पे नहीं, केवल फैक्ट पे जाइए, तो जो कंपनी कह रही है, जो उनके रिजल्ट्स कह रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए पिच एक ऐसे दौर पे खड़ी है कि जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते यूएस के सीनेट वाले, तब तक ये माहौल बना रहेगा। अब जैसे कल आप देखिए, एक बहुत दिलचस्प घटना हुई। हालांकि 8 बजे की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं क्योंकि समय नहीं ज़्यादा इसमें। आप देखिए, गैस के प्राइसेस कोलैप्स हुए हैं यूरोप में। क्यों कोलैप्स हुए हैं? क्योंकि वहाँ पे अब स्टोरेज की जगह नहीं बची है, तो इसलिए गैस के दाम नीचे गिर रहे हैं। यूएस में आप देखिए, बाइडेन साहब रोज़ एक ट्वीट करते हैं कि देखिए यहाँ गैसोलीन के दाम कितने गिर गए, पंप प्राइसेस इतने गिर गए हैं। वो ये नहीं बताते कि उनके यहाँ डीजल क्राइसिस भी शुरू हो गई, कई स्टेट में डीजल नहीं है, नॉर्थ से वेस्ट तक। तो बहुत सारी चीज़ें, घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं यूएस इकोनॉमी में या दुनिया भर की इकोनॉमी में। कोई ट्रेंड लाइन खींचना बड़ा मुश्किल है। आप केवल फैक्ट्स पे देखिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा मार्केट नहीं लग रहा है। कितना सस्टेन करेगा ये डिपेंड करेगा स्टॉक टू स्टॉक की। किसी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं तो अगर शॉर्ट पोजीशन बनी है तो वहाँ पे कवरिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल नंबर के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा मार्केट नहीं लगा। केवल एक अच्छी बात आपकी ये है कि बॉन्ड यील्ड वहाँ की थोड़ी सॉफ्ट हुई है, डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, लेकिन वो भी बहुत शॉर्ट टर्म वाला मुझे लगता है, वो सस्टेन नहीं करेगा। तो मैं तो आज एकदम प्योरली डोमेस्टिक और एकदम इंट्राडे टाइप का कि एकदम मतलब एक दिन भी आप सस्टेन नहीं कर सकते इस समय। अब जैसे आपको बताऊं कि मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, उनके फॉरेन के बॉन्ड्स आपको पता है कितना, मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंक उसका फॉरेन बॉन्ड 10-11% के रिटर्न पे ट्रेड कर रहा है। एक कंपनी का बॉन्ड इतना नीचे गिर गया है कि लोग कह रहे हैं कि उसके स्टॉक की वजह उसका बॉन्ड खरीद लो तो 13% का सेफ रिटर्न मिलेगा, रादर देन कि आप 6-7% के एनुअल रिटर्न स्टॉक में रिस्क लो। अब आप स्टॉक में रिस्क क्यों लेंगे?
तो अभी इस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो खैर नेट ये कि स्टॉक स्पेसिफिक आपने क्या नहीं ठीक है। और 250 पॉइंट की रैली के बाद, गैप अप के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। अब ये जैसे क्यूज गड़बड़ा रहे हैं यूएस के टेक्नोलॉजी मेजर्स के नंबर्स, पर रैली तो तगड़ी है भाई। कल तो मैं जब बैठा हुआ था तो कुछ लाल स्टॉक्स ढूंढ रहा था, कुछ नंबर्स कमजोर लग रहे थे, पर वो कमजोर नंबर्स पे भी लाल रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आज, क्योंकि हम 250 पॉइंट के अप मूव की बात कर रहे हैं। पर हो सकता है इवेंचुअली ऊपर से सब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऊपर से ठंडे पड़ेंगे, पर टीम में नहीं। जब 8 बजे जोड़ूंगा तो उन स्टॉक्स पे मेंशन करूंगा, बातचीत करूंगा। आईटी लिया कि नहीं लिया? लिया नहीं, आज दिया कि नहीं दिया ऐसा नहीं पूछा आपने, लेकिन नहीं ना लिया ना दिया। आईटी से बच के रहा, क्योंकि गैप अप तगड़ा है। किसी नॉर्मल दिन अगर क्यूज फ्लैटिश होते तो आईटी के आज दिक्कत वाला दिन था। आईटी क्या, कई सारी पॉकेट्स के दिक्कत वाले दिन थे। खैर थोड़ा सा सिलेक्टिव हूं, और दिक्कत ये कि आप शायद स्क्रीन पर ऑब्जर्व करें। अब वो क्या है, अगर अच्छी खबर वाकई होगी जैसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो गैप अप के बाद बहुत अनलाइकली है कि दमखम होगा। गैप अप ठंडा मिला तो शायद स्टॉक्स ट्रैक्शन दिखा पाए, तो ये तरह सा वॉच आउट करना पड़ेगा आपको। डाबर पहला, डाबर सेफ्टी के लिहाज आज दिन था कि हाई बीटा उठा उठा के दे दो सारे, पर शुरुआत में डाबर के साथ कर रहा हूं, क्योंकि एक तो डिसेंट परफॉर्मेंस है। डिसेंट परफॉर्मेंस पहली बात इसीलिए क्योंकि जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था एचयूएल के वॉल्यूम ग्रोथ, एचयूएल का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन आया बैंड पे, लेकिन लोअर एंड पे। डाबर का एटलीस्ट वॉल्यूम ग्रोथ उस एक्सपेक्टेशन इन लाइन नंबर्स, एक्सपेक्टेशन बैंड के अपर एंड पे वो सारे आंकड़े आपको नजर आएंगे। तो डाबर की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटमेंट नहीं। एचयूएल के बाद ये सारे एफएमजी स्टॉक सल्क कर रहे हैं, तो मुझे डाबर के नंबर्स में कंप्लेंट नहीं। और डाबर ने एक बहुत अच्छा एक्विजिशन कर दिया। अच्छा इसीलिए कि ना सिर्फ वो एक ऐसी स्पेस जो मसाला मार्केट हिंदुस्तान का, उसमें एंटर करते हुए बादशाह मसाले के एक्विजिशन के थ्रू, पर जिस मूल्यांकन पे हुआ है स्ट्रीट उसको भी थम्स अप दे रही है कि 51% स्टेक जो इन्होंने एक्वायर करा है, एंटरप्राइज वैल्यू उसकी हो गई होगी 587 पे लिया हुआ है, 1100-1200 करोड़ रुपए की ईवी बन गई, और ये फर्दर स्टेक चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अट्रैक्टिव एक्विजिशन हुआ है, रिजल्ट्स इन लाइन है, स्टॉक सल्क कर रहा है। मैं आज जब सारा हाई बीटा मामला है तो मैं डिफेंसिव के साथ शुरुआत करना प्रेफर कर रहा हूं। दूसरा सेंचुरी टेक्सटाइल्स रखा मैं, थोड़ा सा करेक्टेड ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और जो नंबर्स आए वो ऑपरेशनली बेहतर नजर आएंगे। मार्जिन्स अच्छे खासे 330 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन दिखा रहे हैं, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी में एक तगड़ा जंप है। पर आज एक प्लस क्या हुआ कि हाई बीटा, रियल एस्टेट, तड़का, सब कुछ जो आज स्टॉक पे थोड़ा सा इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा, इसीलिए इन ग्रीन लेके इन दोनों को लेके चल रहा हूं। दो बताएंगे वो नहीं, एक साथ 4 वाले हैं, तो फिर पूरी टीम ही नहीं पड़ जाएगी। चलो मैं तो इसे टुकड़े में सब रिजल्ट वाले हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, देखिए इसका 130 करोड़ का प्रॉफिट आया है, एक्सपेक्टेशन थी 134 आना चाहिए। रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी करीब 1800 करोड़ आने चाहिए, वो आए हैं 1700 करोड़ से 1 करोड़ कम। ये तो एक्सपेक्टेशन। अब आप एब्सोल्यूट पे आइए जरा, मार्जिन भी 11.4 है, एक्सपेक्टेशन था 12.4 का होना चाहिए। 15.5 से गिर के 11.4 मार्जिन। रेवेन्यू 22% के आसपास बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट 18% गिर गया। सिंपल दिख रहा है कि मार्जिन टूका है यहाँ पे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 10% की गिरावट है। तो नंबर कमज़ोर है, मार्केट उसी हिसाब से इस पर रिएक्शन देगा। थिरुमला एक केमिकल, देखिए ये सारी केमिकल कंपनीज़ के लिए बहुत एलिवेटेड प्राइस पे सारे एस्टिमेट बनाए गए थे पिछले 1-1.5 साल में, बहुत हाई प्राइसेस गए थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से नीचे गिरे हैं। तो मार्जिन देखिए 17.5 से घट के 10.5% आ गया है। रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट 32% गिरा है, एबिटा 27% गिरा है। नंबर कमज़ोर है। अब कितना इस पर रिएक्शन आता है ये यहाँ पे देखने वाली बात है। अच्छा मेरे भी 4 एक ही तरह के, आप बताओ। अच्छा ठीक है। अब जो एक ही कड़ी में बांधे हैं स्टॉक्स, वो डिफेंस कंपनी है। रीज़न कि वो ट्यूसडे को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इंडियन आर्मी ने 750 रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स के प्रोक्यूरमेंट का टेंडर जारी करा है, खरीदना चाहते हैं। रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स, बेसिकली यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात हो रही है, जो हम और आप कल चैनल में ड्रोन्स कहते हैं, इससे उसी की बात हो रही है। एक एयरक्राफ्ट जिसमें कोई ह्यूमन पायलट ना हो। अब इसके साथ साथ क्या है, यूएवीज जब बिकते हैं तो साथ में ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर्स, एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो यूएवी के साथ एस्टैब्लिश होता है, ये सब भी बेचा जाता है। पहला स्टॉक मैं रख रहा हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अच्छे मूव्स देना वापस एक कंसोलिडेशन के बाद शुरू कर चुका है ये स्टॉक, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। एचएएल क्यों?
भाई लॉजिक कहता है जो हेलीकॉप्टर बना सकता है, एयरक्राफ्ट बना सकता है, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल तो आसानी से बना सकता है। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, इनकी वेबसाइट में अब ड्रोन्स को इंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि जब मैं उसको टटोल रहा था सब कुछ, तो ड्रोन्स की डिटेलिंग के लिए उन्होंने लिखा है कि द डिटेल्स आर येट टू बी अपडेटेड। ये ऑलरेडी उस प्लेस में पहुंच गए, पहुंचना था बट नेचुरल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी इनके लिए। तो ये तो प्रबल कंटेंडर है दरअसल इस तरह के ऑर्डर्स के लिए। दूसरा रख रहा हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं सबका समझाते जा रहा हूं लॉजिक क्यों, इनका ड्रोन से क्या लेना देना है। इन्होंने एक यूएवी ऑलरेडी अनवेल कर रखा है और इनके यूएवीज की खासियत थी कि ज्यादा इंड्योरेंस वाली जो एप्लीकेशंस हैं उसके लिए बीईएल के ड्रोन्स जाने जाते हैं। अब आर्मी के एक्विजिशन के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए इंड्योरेंस वाले बट लॉजिकल था। इन्होंने जब अपने ड्रोन्स अनवेल करे थे तो कहा था एयर बेसिस को सिक्योर करने के लिए, अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, एरियल रिकॉनिसेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये हम लोग एंड्योरेंस वाले यूएवीज अनवेल कर रहे हैं। तो बीएल प्रबल कैंडिडेट। जेन टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी थोड़ी छोटी है पर ये सिमुलेशंस के लिए जानी जाती थी, आपको याद होगा। सिमुलेशन से बहुत समय पे टाइमली फर्स्ट मूवर था जिसने यूएवीज की शुरुआत कर दी थी ड्रोन्स की। तो ये हैवी लिफ्ट ड्रोन्स भी बनाते थे, एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी बनाते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजीज अगली कंपनी। और एक और जोड़ दीजिए इसमें, वो है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, एक डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से के तौर पे हम इसे जानते थे। इसने टर्किश ड्रोन मैन्युफैक्चरर जो थी कंपनी, उसमें 30% स्टेक काफी पहले लिया था। ये स्टॉक पिटा हुआ है, कोई नहीं। डीसीएम श्रीराम 1000 वाला नहीं भाई, 70 वाला, इसलिए पूरा नाम लिख के भेजा था। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज दिखाइए स्क्रीन पे, 70 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से वो स्टॉक होना चाहिए। ये कंपनी, ये जो धंधा है, ये डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज में है। ये कंपनी वर्सेटाइल ड्रोन्स एप्लीकेशंस की डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी कर चुकी थी और सिर्फ डिफेंस सेक्टर का अक्रॉस द बोर्ड टारगेट नहीं था, बाकी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। ज़ायरॉन की जिसके साथ करार करा था उसकी टेक्नोलॉजी, और श्रीराम चाहता था अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से देसी मैन्युफैक्चरिंग करें तो कॉस्ट एडवांटेज आएगा, उसकी तैयारी सब कर ली थी, लाइसेंसेस इन प्लेस। तो ये सब वो कंटेंडर्स हैं और एक कड़ी मिल गई थी। नॉट नेसेसरली सब स्टॉक चलेंगे, पर मैं स्क्रीन पे ऐड करूंगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि एक टेंडर की तैयारी हो रही है आर्मी की तरफ से, और ये वो कंटेंडर्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, जो अगले 4 स्टॉक्स हैं वो डॉलर का पेयर ट्रेड एक्चुअली आप कह सकते हैं, कमोडिटीज़ हैं वो। उसमें हिंडाल्को, वेदांत, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को दिखाइएगा। चारों दिखाते थे, मैं बता दूंगा स्टोरी क्या है। पहले तो आप अपफ्रंट प्राइस समझ लीजिए। एल्युमिनियम में 5.5% की उछाल देखने को मिली है, 2324 पर टन चला गया है। कॉपर में 4.5% की उछाल है, 3.55 पर एलबी पहुंच गया है। और प्लेटिनम में भी तेज़ी, तो खैर प्लेटिनम छोड़ दिया। गोल्ड में भी तेज़ी। क्यों ये तेज़ी आई है कमोडिटी में? बिकॉज ऑफ डॉलर, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा नरम पड़ा, उसमें कमज़ोरी देखने के लिए डॉलर इंडेक्स 109 तक गया। तो जैसे ही डॉलर वीक हुआ तो आप देखिए गोल्ड में तेज़ी है, स्टील में तेज़ी है, एल्युमिनियम में तेज़ी है, कॉपर में तेज़ी है, सब में एकदम से बाउंस आया है। अगर ये 2-3 दिन सस्टेन कर गई तो और ज़्यादा तेज़ी कमोडिटीज़ में बनेगी, क्योंकि वो दोनों सब डॉलर के प्लेस होते हैं। तो इस संदर्भ में आपको एक ट्रेडिंग के लिहाज से हो सकता है ये ग्रीन में अच्छा कामकाज करें, लेकिन ये सब इस बात पर डिपेंडेंट है कि कल को फिर से अगर डॉलर इंडेक्स 110, 11, 12 की तरफ चल पड़ा तो ये सब फिजल आउट हो जाएगा। स्टील को इससे मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अनुमान है कि ग्लोबली कम से कम 4% कंजम्पशन स्टील का गिरने वाला है इस मंदी के चक्कर में। तो इसलिए स्टील में बहुत मोमेंटम बनता नहीं दिख रहा, भले ही डॉलर कितना भी स्ट्रांग बने। तो ये जो नॉन फेरस मेटल है, मुझे लगता है इसमें एक तेज़ी का रुझान आ जा सकता है। तो अगर बढ़िया बना तो फिर सेक्टर एज ए होल ही आपको यहाँ पे तेज़ी का माहौल दिखेगा, तो इसमें ध्यान दिया जा सकता है। चलिए एक फटाफट छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है भाई एक बार फिर से आपका। और अब 7, 8, 9, 10 नंबर के जो शेयर्स हैं उसमें 7वां नंबर पीएनबी हाउसिंग का नतीजे आने, और मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे आने चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस या बैंकों के नतीजे आप देखिए काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो इस वक्त लोन ग्रोथ है वो हाईएस्ट एवर चल रही है। बैंकिंग की लोन ग्रोथ जो है करीब जो है मेरे ख्याल में 25-30 महीनों के हाईस पे चली गई है।
और कहीं कहीं किसी किसी बैंक में तो 18-19% तक की चल रही है। तो लोन ग्रोथ बढ़िया है, घर वर बिक रहे हैं खूब, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को अच्छा फ़ायदा है। अब कुछ अलग से लोचा ना हो गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ मुझे लगता है नतीजे यहाँ पे बेहतर होने चाहिए, तो यहाँ पे इस वजह से ध्यान दिया जा सकता है। अगला स्टॉक एक और रिजल्ट वाला ही है, वो है बालाजी अमाइंस। अभी आपने ऊपर एक पूरी कहानी सुनी है थिरुमलाई केमिकल की। तो केमिकल कंपनीज़ के लिए क्वार्टर थोड़ा महंगा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो कुछ भी आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह बनाए गए तो बहुत ऊपर प्राइस में आ गए, तो प्राइसेस बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, तो उसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। चेन्नई पेट्रो के नतीजे बहुत ही कमज़ोर है, आमदनी जो है 16-17% गिरी है, एबिटा 93% गिर गया, मात्र 228 करोड़, मार्जिन 14 से गिर के 1%, मुनाफा 99% गिर गया, जीआरएम $25 से घट के $4। देखिए ये स्टॉक जो है ना 70-80 रुपये से 4-5 गुना हुआ था, और तब हुआ था जब क्रूड $120 के आसपास गया था। तो ज़बरदस्त इनको बम्पर मुनाफा इसलिए हुआ था क्योंकि ये अपने फैक्ट्री से माल बेच देते थे, उसके बाद इसका जो जितना भी नुकसान है वो आईओसी झेलता था क्योंकि उनको सस्ते में बेचना था, इनको तो पूरे उस पर बेचना था। तो इन्होंने खूब जम के कमाया और इसलिए स्टॉक में दिखा और रिजल्ट भी वैसे ही आए थे। अब अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे और हाई बेस का मान की चलेंगे तब भी ये कई 10-5 क्वार्टर के निचले स्तर पहुंच गए, और अगर यही स्थिति रही तो और बुरी स्थिति हो जाएगी क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा इनके बने हुए। तो मुझे लगता है कि अच्छे खासे दबाव में रहेगा और बहुत चला है ये, तो अच्छी खासी पिटाई की पॉसिबल है। आईएफएल फाइनेंस के नतीजे ठीक दिख रहे हैं यहाँ पे, एयूएम इन्होंने काफ़ी बढ़ा लिया है और वो एक अच्छी खबर है, और इंटरेस्ट इनकम भी इनकी 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आई है, तो वो ठीक दिख रही है। एनआईएम 8.1% है, तो नंबर काफ़ी बेटर दिख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कॉस्ट कंट्रोल उन्होंने किया है, लेकिन ये कितना सस्टेन करेगा क्योंकि इतने एलिवेटेड नंबर हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कई बार क्या होता है अच्छे नंबर के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो उस लिहाज से स्क्रीन पर लगाइएगा, लेकिन नंबर तो ठीक है इसके। ओके, अगले 4 स्टॉक्स में 2 तो बैंकिंग रखे, स्वीट स्पॉट में बैंक सही हैं। सीएसबी बैंक जहां पे एक लार्ज ट्रेड हुआ, नोमुरा सिंगापुर ने जो पूरा चंक बेचा उसे मेबैक सिक्योरिटीज ने खरीद लिया है 26-26.5 लाख शेयर्स। तो ये इस लार्ज ट्रेड से पहले स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, अब वो लार्ज ट्रेड कंज्यूमेट होता हुआ देखिएगा स्क्रीन पे स्टॉक। कोटक महिंद्रा बैंक जो रीसेंट अंडर परफॉर्मर है, मेरे ख्याल से सैटरडे को बढ़िया नंबर्स के बाद से प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है। आज अगर मूड माहौल सुधरा तो मुझे लगता है अच्छे लेवल्स पर है, ये शायद इन ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आए, पर ये वीक विकेट है, जरा से वॉच आउट करना पड़ेगा। ओएनजीसी क्योंकि क्रूड बढ़िया उछाल दिखा रहा है, हमने ट्यूसडे को $92 के नीचे ब्रेंट छोड़ा था, $96 पे ब्रेंट खड़ा हुआ है, ये मतलब हो गया 4.5% के आसपास का कच्चे तेल में उछाल आ गया है। कमोडिटीज में वैसे उछाल है लार्जली, तो रखिए ओएनजीसी को रडार पे। और हिंदुस्तान जिंक, मेटल शाइन और इनफैक्ट कॉपर जो है ट्यूसडे क्लोज मतलब हमारे 3:30 बजे से, आज सुबह कॉपर ही मैं देख रहा था क्योंकि उसका नोट डाउन करके जाता हूं, बाकी भी सब में अच्छा उछाल है, कॉपर स्पेसिफिकली 5% का डॉलर टर्म्स में उछाल दिखा रहा है, तो कमोडिटीज शायद बेहतर करें आज। हिंदुस्तान जिंक इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। इस नोट पर एक काम कर रहे हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जो 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट किए गए हैं उनका एक क्विक रैप अप। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज मंथली एक्सपायरी का दिन, तगड़े गैप अप के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जो टीम है ये शायद सिर्फ देखने भर की है, आपको सब स्क्रीन पे ऐड करना होगा, उसके बाद बिहेवियर्स वॉच आउट करने पड़ेंगे, पर जब ऐड करोगे स्टॉक्स तो इसी तरह के स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए, सब पे अलग अलग न्यूज पेक्स भी हैं। डाबर एक डिसेंट परफॉर्मेंस क्वार्टरली मैं मानता हूं इस कंपनी का, जो एक्सपेक्टेशंस थी खरे उतरे उस एक्सपेक्टेशंस के अपर एंड पे परफॉर्मेंस थी। मार्केट शेयर गेन्स बढ़िया है क्रॉस पोर्टफोलियो, एक्विजिशन बढ़िया करा है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स ऑपरेशनली स्ट्रांग तो ठीक, पर साल दर साल दरअसल कंपैरिजन ड्रॉ करना गलत होता है, पर फिर भी आज थोड़ा सा हाई बीटा जोन का काउंटर, मूड अच्छा, गैप अप तगड़ा मिलना है तो शायद वो रिजल्ट सपोर्टिव रहे स्टॉक के लिए। फिर उसके बाद एक ही कड़ी में 4 स्टॉक्स हैं, वो सेंटिमेंट रब ऑफ है,
सेंटिमेंट अबव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आर्मी जो टेंडर इशू करें 750 ड्रोन्स या अनमैन एरियल व्हीकल्स एक्वायर करने के लिए किसके पास वो ऑर्डर जाएगा। पर ये सब स्टॉक स्वीट स्पॉट में, खासतौर पे एचएल बीएल तो प्रेफरेंशियल पिक्स हमेशा से बाजार के रहे, एक कंसोलिडेशन के बाद चलने की शुरुआत हो रही है। जोड़ दी इसमें दो छोटी कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज और डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में खासी एक्टिव। सीएसबी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दो बैंकिंग स्टॉक्स लेके चल रहा हूं। सीएसबी बैंक में तो खैर मेबैक ने तगड़ा चंक एक्वायर करा है लार्ज ट्रेड में, तो शायद ये स्टॉक हरकत में आए। कोटक ध्यान रखें सैटरडे के नंबर्स के बाद से एक अंडर परफॉर्मर बना हुआ है, तो अगर आज मूड माहौल ठीक रहा, बैंक थोड़े आउट परफॉर्म कर गए तो अंडर परफॉर्मेंस शायद कुछ हद तक अरेस्ट होती हुई नजर आए। दो कमोडिटी प्लेस, क्योंकि ट्यूसडे से आज के बीच में डिफरेंशियल ये है कि कमोडिटीज काफी उछाल दिखा रही है, उबाल दिखा रहा है। कच्चा तेल 4-5% उछल गया, इसीलिए ओएनजीसी, हिंदुस्तान जिंक क्योंकि कॉपर और बाकी कमोडिटीज में अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, तो शायद मेटल्स थोड़े से शाइन करते हुए आज नजर आए। इस होप के साथ इनको ग्रीन नतीजों पे कुछ फोकस है, कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नतीजे कमज़ोर हैं, इसी तरीके से थिरुमलाई के नतीजे भी काफ़ी कमज़ोर है, तो दोनों के मार्जिन काफ़ी हिट हुए हैं, तो उसकी वजह से इसमें दबाव रह सकता है। लेकिन डॉलर बहुत ही कमज़ोर हुआ है दुनिया के बाज़ार में, और इंडेक्स में देखिए काफ़ी गिरावट देखने को मिली, बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी नरम हुई है। तो जैसे डॉलर कमज़ोर हुआ तो कमोडिटी में तेज़ी आ गई, गोल्ड में तेज़ी, सिल्वर में तेज़ी, एल्युमिनियम में तेज़ी, कॉपर में, तो इन सब में जो तेज़ी है उसका फ़ायदा हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को जैसे शेयर्स में देखने को मिल सकता है। कमोडिटी ऐसे पूरा स्पेस, पूरा सेक्टर मुझे लगता है आज अच्छा ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। पीएनबी हाउसिंग के आज नतीजे आने हैं, हमें लगता है कि नतीजे बेहतर हो सकते हैं, ध्यान रखा जा सकता है। बालाजी अमाइंस के लेकिन कमज़ोरी का संकेत रहेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर के लिए एक क्वार्टर दिक्कत भरा है। चेन्नई पेट्रो के नतीजे बहुत ही ख़राब हैं, और चूँकि बहुत ही एलिवेटेड थे नंबर लास्ट क्वार्टर में, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब क्रूड ऊपर गया था तो उसकी वजह से तेज़ी आई थी, लेकिन अब नतीजे कमज़ोर हैं तो स्टॉक में एक सीवियर करेक्शन ड्यू है। आईएफएल फाइनेंस के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, और इन्होंने हर फ्रंट पे अच्छा दिखाया, एयूएम बढ़ाया, मार्जिन इंप्रूव किया, प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया है। अगर ये नंबर सस्टेन करने की कमेंट्री मिलती है तो शायद अच्छा परफॉर्म करे, तो इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी और महीने का आखिरी एफएनओ एक्सपायरी और दुनिया भर के संकेत मिले जुले, 2 दिन की पहचाने हैं या 1 दिन का पहचाना है, डॉलर में, क्रूड में, चारों तरफ बहुत हरकतें हैं। अब ये सारी हरकत जो है नंबर में कन्वर्ट होकर के डेटा में पहुंच गई है वीरू के पास। वीरू, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। और अगर आप अक्टूबर की सीरीज के आखिरी दिन में यानी 27 अक्टूबर की सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो अक्टूबर की सीरीज में नीरज जी कुल मिलाकर निफ्टी में अब तक 1000 पॉइंट का स्विंग, अगर आंकड़े से आंकड़ा मिला ले तो 1000 पॉइंट का स्विंग, तो बहुत ही शानदार रहा है अक्टूबर। 4 लाइनें अक्टूबर के लिए आशीष, अर्ज करता हूं गौर फरमाइएगा कि अक्टूबर तुम छा ही गए, अक्टूबर तुम छा ही गए, पैसा सबका बनवा ही गए, थोड़ा हिचकोले भी खाए, कभी संभले कभी डगमगाए, फूफा अब पहले से बेहतर, मंदी काट रहे रह रहकर, 18 की दहलीज पर निफ्टी बैठ गया है देखो आकर फिर, मान गए तुमको अक्टूबर, मान गए तुमको अक्टूबर। आशीष जी, अक्टूबर कल्मिनेशन हो रहा है बड़े अच्छे नोट पर, बहुत अच्छी तेजी, 17,900 के टिक शायद हमें जाते जाते अक्टूबर का महीना दिखा जाए, अक्टूबर की एक्सपायरी दिखा जाए, तो ब्यूटीफुली वीरू ने 4 लाइंस में आपको अक्टूबर की जर्नी समअप करके दिखा दी। लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग क्यूज डाइजेस्ट कर, बहुत सारे क्यूज डाइजेस्ट करने हैं, और खुलते ही वो सारा का सारा इंपैक्ट देखने को मिलेगा जब शायद एक गैप अप के साथ भारतीय बाजार शुरुआत कर दे। तो वो क्यूज क्या है, और उस तगड़े गैप के बाद एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करूं जब हम 17,850 17,900 की दहलीज को खटखटाएंगे, उन लेवल्स पे खुलेंगे, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।